दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो मॉनिटोरियम एक्सटेंशन का जो केस चल रहा है, वो अगर केस हार भी जाता है तो भी मॉनिटोरियम एक्सटेंशन मिल सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात किया हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हम केस हार जाते हैं उसके बाद भी मॉनिटोरियम एक्सटेंशन कैसे मिल सकता है और आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आपका लोन एनपीए में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो वीडियो है ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उसका लिंक वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जो है उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। दोस्तों एक बैंक का जो एग्जीक्यूटिव है उनसे फिनेंशियल एक्सप्रेस का एक रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू लिया था और उसने पूछा कि देखो आप इतना लोगों को फ्रेमवर्क जो प्लान है आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, लोगों को रिस्ट्रक्चरिंग क्यों नहीं दे रहे हो। दोस्तों उस बैंक का एम्प्लॉय ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो रिजेक्शन हो रहा है बैंक क्यों नहीं देना चाहते उसका रीजन उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि देखिए रेजोल्यूशन प्लान कोविड के चलते मतलब अगस्त रिलीज किया गया आरबीआई की तरफ से, उसमें थोड़ा इशू है जो कि बैंक को पसंद नहीं है, बैंक नहीं चाहते कि वो अप्लाई हो। क्यों नहीं हो आपको मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ बताता हूँ। उन्होंने ये बताया कि देखिए जो प्लान है अभी उसमें होता है कि अगर कोई भी कस्टमर अगर मान के चलिए उसको अगर रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, उसका कोविड के चलते उसका इशू हुआ है, बैंक का ईएमआई नहीं दे पा रहा है लोन का, सो मान के चलिए उसका 2 लाख का जो है उसका आउटस्टैंडिंग है। अभी 2 लाख कोविड वाला जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर अप्लाई करके रिस्ट्रक्चरिंग देता है तो उस बैंक को आरबीआई को 10% प्रोविजनिंग अमाउंट, मतलब 2 लाख का 10% होता है 20,000, वो प्रोविजनिंग अमाउंट रखना पड़ेगा कहाँ पे, आरबीआई के पास। मतलब 2 लाख पहले से फंसा है, फिर जो है 20,000 रुपये और लगाना पड़ेगा। अभी ये जो 20,000 रुपये है ये कब मिलेगा बैंक को, कल जो लोन अमाउंट है उसका जब 30% वापस आएगा। अभी ये 2 लाख का लोन है, 2 लाख प्रिंसिपल टोटल लोन है, इसका 30% मतलब 60,000 होता है। और जब भी आप लोन आप लेते हो आपको पता है कि लोन का जो ईएमआई होता है उसमें शुरू का जो ईएमआई होता है उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा नहीं होता, उसमें आपको ज़्यादा कंपोनेंट रहता है इंटरेस्ट का। सो ये टोटल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 30%, मतलब 2 लाख का प्रिंसिपल का 30% होता है आपका 60,000। अभी ये 60,000 अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट जब तक बैंक के पास वापस नहीं आता तब तक जो है बैंक को ये 20,000 जो प्रोविजनिंग अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। आप मान के चलिए दोस्तों उस कस्टमर का 5,000 का ईएमआई है आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग। सो दोस्तों 5,000 के हिसाब से भी अगर आप जोड़ोगे ना तो 60,000 वापस आने के लिए कितना दिन लगेगा, 1 साल। ठीक है, सो 1 साल के बाद में जस्ट 1 साल मिनिमम बता रहा हूँ क्योंकि 1 साल से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो ईएमआई होगा उसके अंदर पूरा तो ऐसा नहीं होगा ना, पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसके साथ इंटरेस्ट भी तो रहेगा ना। सो मिनिमम मान के चलिए 1 साल। वैसे ही दूसरा सिनारियो में अगर ये फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं होता, जो जून 7 वाला फ्रेमवर्क जारी होता, तो उसमें प्रोविजनिंग क्या दिया गया, उसमें प्रोविजनिंग ये है कि आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 15%, जी दोस्तों 15% आपको प्रोविजनिंग अमाउंट रखना पड़ेगा। अभी 15% जो है वो कोविड का जो फ्रेमवर्क है उससे थोड़ा ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा बैंक को, इसमें प्रावधान ये है कि अगर कस्टमर 10% जो है मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग का अगर 10% अगर टाइम पे पेमेंट कर देता है तो जो प्रोविजनिंग अमाउंट है बस मिल जाएगा। मतलब यहाँ अमाउंट कितना था, 30,000, मतलब 2 लाख का 15% 30,000 होता है। सो 30,000 रुपये जमा करना पड़ रहा है यहाँ पे, मतलब जो कि कोविड का जो फ्रेमवर्क है उससे थोड़ा ज्यादा है। कोविड का जो फ्रेमवर्क था उसमें आपको 20,000 जमा करना पड़ा, तो यहाँ पे आपको 30,000 जमा करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फर्क ये पड़ रहा है कि 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग, मतलब यहाँ पे 2 लाख का 10% होता है 20,000। अभी 20,000 का अगर आप 5,000 के हिसाब से जो पिछला वाला हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें 5,000 के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो खाली 4 ईएमआई, मतलब दोस्तों 4 महीने में ये जो 30,000 है उनको मिल जा रहा है। और ये जो कोविड वाला जो प्लान है उसमें 20,000 लेने के लिए 1 साल वेट करना पड़ रहा है। और इस दोनों प्लान में एक कंडीशन कॉमन है, ये है कि जो भी कस्टमर पेमेंट करेगा वो विदाउट एनपीए में जाके, मतलब कस्टमर दोबारा डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। दोबारा डिफॉल्टर होगा तो फिर ये पैसा भी उसका बैंक का फंस जाएगा। सो बैंक जो है यहाँ पे इसके लिए देख रहे कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए और जाएगा तो वहां पे रिस्क का जो है रिस्क और बढ़ेगा, क्योंकि बैंक का पहले से ही पैसा फंसा हुआ है, उसके ऊपर बैंक और पैसा लगा रहा है। सो बैंक कभी भी नहीं चाहेगा कि ज्यादा रिस्क वाला जो प्रोसेस है उसमें गो थ्रू करे, क्योंकि बैंक को फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिविल स्कोर क्या होगा, बैंक अपने पैसे से मतलब रखता है, उसका अपना पैसा जो है वापस आने से मतलब है। सो बैंक कभी भी नहीं चाहेगा कि एक रास्ते में आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, एक रास्ते में आपको 4 महीने वेट करना पड़ेगा। सो बैंक तो चाहेगा ही ना 4 महीना वाला। सो इसके चलते बैंक के पास एक ऑप्शन है, आपका लोन जो है एनपीए होने के बाद भी जो है बैंक अपना एनपीए कम करने का रास्ता बैंक के पास है। सो बैंक इसको चाहता है कि ये जो जून 7 वाला जो फ्रेमवर्क है उसको अप्लाई करके अपना
बैलेंस शीट को ठीक करे। सो जिसके चलते ये जो प्लान है, रेजोल्यूशन प्लान है, उसको बैंक उतना भाव नहीं दे रहा है, उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि बैंक को मैंने बार बार बोला कि बैंक को आपका जो है रिकॉर्ड से या आपका बेनिफिट से कोई मतलब नहीं, उनको अपना बिजनेस से मतलब है। सो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते बैंक अपना इस तरीके से रवैया दिखा रहा है कि और सुप्रीम कोर्ट से बार बार बोल रहे हैं कि जो है एनपीए का जो ऑर्डर है उसको हटा लो, हम लोग एनपीए दिखाना चाहते हैं। तो इसके चलते, क्योंकि जब तक एनपीए होगा ही नहीं तब तक ये वाला जो जून 7 जो फ्रेमवर्क है वो अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। सो बैंक भी चाहते हैं कि आपका लोन एनपीए हो जाए, उसके बाद फिर उसका जून 7 वाला जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से फिर अप्लाई करके रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट दे। तो सवाल दूसरा आता है, क्या सबको ये बेनिफिट मिल जाएगा? देखिए दोस्तों, सबको तो डेफिनेटली कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक कभी भी नहीं चाहेगा कि सबको रिस्ट्रक्चरिंग दे दे। चाहे आपका जून 7 वाला रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के हिसाब से बोलिए, चाहे फिर अगस्त वाला फ्रेमवर्क के हिसाब से बोलिए, बैंक हमेशा कोशिश करेगा जो जेन्युइन कस्टमर है उन्हीं को ही दिया जाए। जेन्युइन मतलब वो है कि कस्टमर से पैसा टाइम पे आए। तो बैंक भी चाहेगा कि जो कस्टमर को हम रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट दे रहे हैं वो कस्टमर आगे पैसा दे सकता है कि नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। सो बैंक डेफिनेटली आपका जॉब प्रोफाइल, पिछले का पेमेंट का रिकॉर्ड, ये सारे कुछ ट्रैक करेगा, उसके बाद ही जो आपका बेनिफिट मिलेगा। और डेफिनेटली जो लोग डिफॉल्टर होंगे सो सबसे पहले जो है सेटलमेंट का ऑफर आएगा, डेफिनेटली सेटलमेंट का ऑफर आएगा। उसके बाद जो है सेटलमेंट अगर नहीं होता उसके बाद जो है बैंक अपना जो कानूनी प्रोसेस है वो स्टार्ट करता है। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हो कि अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हो क्या क्या लीगल एक्शन, क्या किस तरीके से बैंक लेता है, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे जाके मिल जाएगा, वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो। सो जो लोग विलफुल डिफॉल्टर है या फिर जो लोग जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे या फिर कोई फ्रॉड है, जो लोग कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं कि अपना डिटेल्स जो है गलत भरते फॉर्म में, एड्रेस गलत देते या फिर फोन नहीं उठाते, मोबाइल नंबर चेंज कर लेते, फ्रॉड केस है, या फिर जो विलफुल डिफॉल्टर है मतलब जिनके पास पैसा है देने के लिए सो फिर भी नहीं दे रहा है। सो ऐसा बहुत सारे जो कस्टमर है उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन वगैरह जो है हो सकता है उनको ये रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट ना मिले। लेकिन जो जेन्युइन कस्टमर है, जो लोगों का इशू नहीं था, जानबूझ के नहीं करे, उनका एक्चुअल में इशू है, तो डेफिनेटली बैंक उनको देगा, क्योंकि बैंक का भी कहीं ना कहीं जो मजबूरी है कस्टमर को बेनिफिट देना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक का भी जो एनपीए परसेंटेज है वो काफी हाई हो जाएगा, फिर बैंक को भी परेशानी होगा। सो बैंक का भी अपना खुद का मजबूरी है, जैसा आपका मजबूरी है कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लेना है, वैसे बैंक का भी मजबूरी है कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग प्लान देना है। लेकिन उसके लिए रास्ता या फिर गाइडलाइन या रोड मैप जो है वो तैयार करने के लिए बैंक कोशिश कर रहे हैं कि आपका लोन एनपीए में घोषित हो जाए और एनपीए का जो इंटरिम ऑर्डर है वो हट जाए। सो दोस्तों ये चल रहा है बैकग्राउंड में, मैंने आपको बताया, और आगे भी क्या होने वाला है दोस्तों इसके बारे में मुझे मेरे चैनल पे वीडियो आते रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, और आपने जितना सपोर्ट दिखा पिछला वाला वीडियो में सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस वीडियो को भी जो है ज्यादा से ज्यादा प्लीज जो है शेयर करिएगा। और आप जो लोग ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग मेरे वीडियो तो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है अभी तक अगर आप देख रहे हो तो प्लीज, आपका वीडियो अच्छा लगा हो तभी तक देख रहे हो तो प्लीज जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। सो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।